पिछले वीडियो में अपन ने देखा था कि अगर आवेश है तो उनके बीच में कौन सा बल लगता है, अगर दोनों समान आवेश तो उनके बीच कौन सा बल लगता है, दोनों विपरीत आवेश है तो उनके बीच में कौन सा बल लगता है। ये अपन ने देखा था कि अगर दो समान आवेश है तो उनके बीच में कौन सा बल लगता है, और अगर विपरीत आवेश है तो उनके बीच में कौन सा बल लगा था। अपन ने वो चेक किया था। अगर अपन ने रगड़ी जाने वाली वस्तु है धन आवेश ऋण आवेश, अगर यहाँ पर कांच और रेशम इन दोनों को रगड़ेंगे तो कांच की छड़ पर धन आवेश आएगा और रेशम की छड़ पर ऋण आवेश आएगा, या कांच पर धन आवेश आएगा, रेशम पर ऋण आवेश आएगा। और अगर फर और एबोनाइट को रगड़ा जाएगा या घर्षण करवाया जाएगा इनके बीच में, तो फर पर धन आवेश आएगा और एबोनाइट पर ऋण आवेश आएगा। उसी प्रकार अगर ऊन और प्लास्टिक को रगड़ेंगे या घर्षण करवाएंगे दोनों के बीच में, तो ऊन पर धन आवेश आएगा, प्लास्टिक पर ऋण आवेश आएगा। और अगर ऊन और रबर को रगड़ेंगे तो ऊन पर धन आवेश आएगा, रबर पर ऋण आवेश आएगा। इसके बाद में अपन ने जो है देखा था कि इसके बाद अपन देख चुके हैं कि अगर अपन ने एबोनाइट की छड़ को स्वतंत्रपूर्वक लटकाया, दृढ़ आधार से स्वतंत्रपूर्वक लटकाया, और उसके पास में कांच की या एबोनाइट की छड़ लगे, लेकिन ये कैसी है, निरावेशित, इसके ऊपर कोई आवेश ही नहीं है, निरावेशित छड़ है। इस या आप चाहे कांच की छड़ ले जाओ या एबोनाइट की छड़, ये कौन सी है, निरावेशित है, और ये कौन सी ऋणावेशित है। जैसे मैं इसके पास में लाऊंगा इस प्रकार से छड़, ये धागे से लटकी हुई, अगर प्रतिकर्षण होगा तो धक्का लगेगा और ये झूल कर उधर चली जाएगी, और अगर आकर्षण होगा तो ये इससे चिपकने की कोशिश करेगी, इधर आ जाएगी। लेकिन मैं कांच या एबोनाइट की छड़ इसके पास में लाता हूँ, एबोनाइट की छड़ के पास कांच और या एबोनाइट की छड़ लाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि इसके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना तो ये आकर्षित होती है ना ही प्रतिकर्षित, क्योंकि इसके ऊपर ऋणावेश है, इसकी ये निरावेशित है। मतलब एक निरावेशित है और एक आवेशित है, तो उनमें किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, ना तो आकर्षण होता है ना प्रतिकर्षण होता है। इसके विपरीत अगर मैं एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित है और इसके पास में ही एक अन्य एबोनाइट की छड़ लाता हूँ, अन्य एबोनाइट की ऋणावेशित छड़ लाता हूँ, ये कौन सी है, ऋणावेशित, ये ऋणावेशित एबोनाइट की छड़, ऋणावेशित, ये ऋणावेशित एबोनाइट की छड़ लाया मैं लटकी हुई एबोनाइट की छड़ के पास में, तो मैं क्या देखता हूं कि दोनों में समान आवेश था, इसके ऊपर भी ऋणावेश है, इसके ऊपर भी ऋणावेश है, दोनों समान आवेशित है, दोनों के ऊपर समान आवेशित। जैसे मैं इसके पास में लाता हूं तो इसको धागे से लटका रखा था, तो ये झूल कर उधर दूर चली जाती है, झूल कर उधर दूर चली जाती है, और मैं इसको पीछे लेता हूं तो वापस अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है, लेकिन मैं वापस इसके पास में ले जाता हूं तो ये पुनः झूलकर दूर चली जाती है, अर्थात प्रतिकर्षित होती है। अर्थात इसका ये रिजल्ट निकलता है कि समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण होता है, समान आवेश जो होते हैं उनके बीच में प्रतिकर्षण होता है, यह प्रतिकर्षण बल लगता है, इसीलिए तो झूलकर दूर जा रही है, समान आवेश होने के कारण दोनों ऋण थे। लेकिन मैंने क्या किया, आपकी बार यहाँ पर एक कांच की छड़ लटकाई, धन आवेशित कांच की छड़ लटकाई और उसके पास में एबोनाइट की छड़ लेके गया, धन आवेश कांच की छड़ के पास में ऋणावेशित एबोनाइट की छड़ लेके गया। तो अपन चूंकि इसको धागे से लटका रखा और इसको अपन ने पकड़ रखा है, तो जैसे अपन इसके पास में ले जाएंगे अपन क्या देखेंगे कि ये झूल कर इसके पास में आएगी, अर्थात इससे चिपकने की कोशिश करेगी। अगर अपन इसको पास में ज्यादा पास में ले जाएंगे तो चिपक जाएगी, लेकिन अपन इसको थोड़ी दूर रखी तो अपन क्या देखते हैं, ये झूल कर इसके पास में आने की कोशिश करती है, इससे चिपकने की कोशिश करती है, अर्थात आकर्षित होती है। इसका परिणाम क्या है, रिजल्ट क्या निकलता है कि अगर दोनों आवेश विपरीत है, एक ऋण है और एक धन है, तो विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण होता है, यह आकर्षण बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। अपन ने देखा था, तो इससे आगे अपन देखते हैं कि यदि समान आवेश है विपरीत आवेशों के मध्य, विपरीत आवेशों के मध्य, विपरीत आवेशों के मध्य, आवेशों के मध्य आकर्षण होता है, आकर्षण होता है,
आकर्षण होता है, अर्थात आकर्षण बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। अगर दोनों आवेश क्या है, विपरीत है, एक धन है और एक ऋण है, एक पर आवेश धन है और एक पर आवेश ऋण है, दो वस्तुएं ली, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे, आकर्षण बल कार्य करेगा। नंबर 2, चाहे कोई सा भी धन हो कोई सा भी ऋण हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर दोनों आवेश विपरीत है तो उनके बीच आकर्षण होगा, अर्थात आकर्षण बल कार्य करेगा। यदि दोनों आवेश समान है, यदि दोनों आवेश समान है या समान प्रकृति की, या समान प्रकृति से अर्थ है समान प्रकृति के है, अर्थात या तो दोनों धन है या दोनों ऋण है, या तो दोनों धन आवेशित है या दोनों ऋण आवेशित है। यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के या समान प्रकृति के हैं, तो उनके बीच प्रतिकर्षण होता है, उनके बीच प्रतिकर्षण होता है, या अपन कहें कि उनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, अर्थात उन आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, अर्थात वे एक दूसरे को धक्का लगता है उनके बीच में, दोनों एक दूसरे को धक्का देते हैं। एक धन है दूसरा भी धन है, एक ऋण है दूसरा भी ऋण है, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। इन दोनों में भी प्रतिकर्षण, इन दोनों में प्रतिकर्षण। लेकिन अगर विपरीत है तो क्या होगा, और क्या बीच में आकर्षण होगा। और अगर मान लिया जाए कि आवेशित वस्तु के पास में अगर कोई निरावेशित वस्तु लाते हैं तो उनके बीच में भी कोई बल नहीं लगता है। तीसरा पॉइंट, आवेशित वस्तु के पास निरावेशित वस्तु लाने पर उनके बीच कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। ना तो उनके बीच में आकर्षण होगा, ना ही प्रतिकर्षण होगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। ये अपन देख चुके हैं, अपन देख लिया। चलो इसके बाद में अपन जो है आगे चलते हैं, आवेश से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों और देखते हैं। तो यह आवेश के बारे में कुछ अन्य प्रमुख बातें हैं, वो भी अपन देखते हैं। तो आवेश एक अदिश राशि है। आवेश जो होती है ये क्या होती है, अदिश राशि होती है। आवेश एक अदिश राशि है, यानी कि सदिश राशि नहीं है। इसका केवल परिमाण बताने मात्र से ही अर्थ पूरा हो जाता है। अदिश राशियां वे राशियां होती है जिनका केवल परिमाण बताने मात्र से ही अर्थ पूरा हो जाता है, अदिश राशियां कहलाती है। तो यहाँ एक अदिश राशि है, आवेश एक अदिश राशि, आवेश एक अदिश राशि, आवेश एक अदिश राशि है। अर्थात कहने का अर्थ है अगर कोई धन आवेश है तो उसको धन लगाकर लिखेंगे, और अगर कोई ऋण आवेश है तो उसको ऋण लगाकर लिखेंगे। अतः धन आवेश को इसको धन चिन्ह
लिखा जाएगा, लिखा जाएगा तथा ऋण आवेश को, तथा ऋण आवेश को ऋण चिन्ह के साथ लिखा जाएगा, ऋण चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। धन आवेश को धन लगाकर लिखेंगे। मान लो एक अपने पास में धन 10 गुलाम है, एक ऋण 10 गुलाम है, तो धन 10 गुलाम को धन लगाकर धन 10 लिखेंगे और ऋण को ऋण। एक अपने पास में ऋण 10 गुलाम का धन ऋण आवेश है और एक धन 10 गुलाम का है, तो अपने को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, प्लस लगा के लिखना पड़ेगा, प्लस को प्लस और माइनस को माइनस। ठीक है, यह गुलाम जो है आवेश का ऐसा ही मात्रक है, गुलाम जो है आवेश का ऐसा ही मात्रक है, इसको कैपिटल सी से लिखा जाता है। तो अगर ये मान लिया माइनस का 3 गुलाम है, ये प्लस का 2 गुलाम है, तो प्लस लगा के लिखेंगे, प्लस को प्लस और माइनस को माइनस, क्योंकि आवेश क्या है, एक अदिश राशि। तो अपना तीसरा पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट आता है इसके बाद में। दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरा पॉइंट आता है विद्युत आवेश एक योज्य राशि। विद्युत आवेश जो होता है एक योज्य राशि, विद्युत आवेश एक योज्य राशि, विद्युत आवेश एक योज्य राशि। योज्य राशि, योज्य राशि का क्या अर्थ है, अर्थात इसका अर्थ यह है या तात्पर्य यह है कि अगर एक वस्तु को अलग अलग आवेश दिए गए तो उसका कुल आवेश जो होगा उन सभी के योग के बराबर, सब आवेश जो है आपस में जुड़ जाएंगे। आवेश क्या है, योज्य राशि। मान लो मैंने एक वस्तु है, ये वस्तु है, इसको आवेश अलग अलग दिया। मैंने एक बार इसको प्लस का 10 गुलाम दिया, एक बार मैंने इसको प्लस का 3 गुलाम दिया, एक बार मैंने इसको 2 गुलाम का आवेश दिया माइनस, एक बार मैंने पुनः इसको -5 गुलाम का आवेश दिया। इस प्रकार से मैंने इसको बहुत सारे आवेश दिए। मैंने पुनः यहाँ पर और आवेश दे दिया, माइनस का 15 गुलाम का आवेश दिया। तो आवेश एक योज्य राशि है, तो इस पर परिणामी आवेश निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, सभी आवेशों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखा अपन ने -15 और -5, -20 और -2, -22 गुलाम हुए। -22 गुलाम का ऋण आवेश हो गया, जबकि प्लस का 10 और प्लस का 3, प्लस का 13 गुलाम आवेश। तो आवेश योज्य राशि है, तो परिणामी आवेश निकालने के लिए इनको अपने को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 22 में से 13 घटा देंगे तो 9 गुलाम का इसके ऊपर ऋण आवेश बचेगा। परिणामी आवेश इस पर, इस वस्तु पर 9 गुलाम का ऋण आवेश बचेगा। आवेश एक क्या है, योज्य राशि, तो इस पर कुल आवेश क्या होगा, जोड़ा जाएगा। विद्युत आवेश एक योज्य राशि है, अतः किसी वस्तु पर यदि अलग अलग आवेश है, यदि अलग अलग आवेश है, तो परिणामी आवेश, तो परिणामी आवेश के लिए सभी को जोड़ा जाएगा, सभी को जोड़ा जाएगा, क्योंकि आवेश क्या है, ये योज्य राशि। मान लो एक वस्तु पर -2 गुलाम का ऋण आवेश है और एक और अन्य वस्तु पर +2 गुलाम का धन आवेश है। +2 क्यू है इसके ऊपर और इसके ऊपर प्लस, इस पर -2, एक वस्तु पर -2 क्यू का आवेश है और एक पर +2 क्यू का आवेश है। तो परिणामी आवेश क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे ये घट जाएगा और क्या हो जाएगा, उसके ऊपर 0 आवेश। अगर कोई वस्तु है, मान लो उसके ऊपर प्लस का 5 गुलाम का आवेश है, +5 गुलाम का आवेश एक वस्तु है
उसके ऊपर +5 कूलाम का आवेश या 5 क्यू है, और एक और अन्य वस्तु है उस पर जो है उस पर -5 क्यू आवेश है, तो कुल आवेश निकालेंगे तो 5 क्यू में से 5 क्यू घट जाएगा, 0 हो जाएगा। आवेश योज्य राशि है। अगर कोई वस्तु है, किसी वस्तु के ऊपर -6 कूलाम का या 6 क्यू आवेश है और एक और अन्य वस्तु है उस पर +7 क्यू आवेश है, तो टोटल आवेश क्या हो जाएगा 1 क्यू। आवेश एक योज्य राशि है। अतः किसी वस्तु पर यदि अलग अलग आवेश है तो परिणामी आवेश के लिए सभी जोड़ा जाएगा, सभी को जोड़ा जाएगा, सभी आवेशों को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, क्योंकि आवेश एक क्या है, योज्य राशि। तीसरा पॉइंट प्राप्त होता है अपने पास में आवेश से संबंधित तीसरा, किसी वस्तु पर जो आवेश होता है, किसी वस्तु या कोई भी वस्तु है, किसी वस्तु पर आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। कहने का अर्थ है एक वस्तु स्थिर है कि गतिशील है, उसका कोई लेना देना नहीं, आवेश उस पर समान ही होगा। अगर वो गतिशील है या स्थिर है तो उस पर आवेश क्या होगा, समान होगा। वो गतिशील है तो भी और स्थिर है तो भी उसके आवेश पर उसकी गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चौथा पॉइंट आता है आपके पास में, चाहे वो अपेक्षित वेग से चल रही हो, तेज हो रही हो किसी वस्तु के सापेक्ष, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आवेशों के बीच की दूरी यदि आवेशों के बीच की दूरी आवेशों के आकार की तुलना में बहुत ज्यादा है तो आवेशों को बिंदु आवेश मान लिया जाता है। तो आवेशों को बिंदु आवेश मान लिया जाता है या माना जाता है और आवेश बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है। बिंदु और संपूर्ण आवेश बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है और आवेश बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है। मान लो ये दो आवेश है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है, अत्यधिक है। ये दोनों आवेश है और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है। इनके जो आकार है आकार की तुलना में इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है। दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है, इन दोनों आवेशों के आकार की तुलना में क्या है, अत्यधिक है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है इनके आकार की तुलना में बहुत ज्यादा है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों आवेशों को क्या मानेंगे, बिंदु आवेश। ये बिंदु आवेश मानेंगे। यहाँ भी ऐसा मानेंगे जैसे कि ये पूरा बड़ा आवेश ना होकर एक बिंदु रखा गया है, बिंदु आवेश मानेंगे। इन दोनों आवेशों को बिंदु आवेश मानेंगे और गणना करेंगे। चाहे इनके बीच में बल की कूलाम बल की गणना कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाल रहे हैं, विद्युत विभव निकाल रहे हैं, तो अपन हमेशा इनको बिंदु आवेश मानकर गणना करेंगे। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आवेशों के आकार की तुलना में
बहुत ज्यादा है तो आवेशों को बिंदु आवेश मान लिया जाता है और आवेश बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करते हैं। आवेश जो होते हैं वो बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करते हैं। चलो अपन ने आवेश से संबंधित मुख्य तथ्य भी देख ली। अगर दोनों समान आवेश है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है और विपरीत आवेश है तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। फिर अपन ने देखा कि आवेश से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य देखे हैं तो इसमें आवेश एक अदिश राशि है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आवेश एक अदिश राशि अर्थात धन आवेश को धन चिन्ह लगाकर लिखेंगे और ऋण आवेश को ऋण चिन्ह लगाकर लिखेंगे। और दूसरा हमने देखा विद्युत आवेश एक योज्य राशि योज्य राशि का अर्थ है कि किसी वस्तु पर यदि अलग अलग आवेश है, एक बार धन दिया एक बार ऋण दिया, अलग अलग आवेश दिए गए हैं तो उस वस्तु पर परिणामी आवेश क्या होगा, उन सभी आवेशों के योग के बराबर होगा चाहे कितना भी हो। अगर मान लो बराबर है एक पर माइनस क्यू है, माइनस एक क्यू है और एक पर प्लस एक क्यू है तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा जीरो आवेश। एक पर मान लिया दो क्यू है और दूसरी पर एक पर माइनस दो क्यू है, एक पर प्लस दो क्यू है तो भी क्या हो जाएगा उसके ऊपर भी जीरो, क्योंकि आवेश की योज्य राशि है इसको जोड़ा जाएगा और धन को धन लगाकर लिखते हैं, ऋण को ऋण लगाकर तो परिणामी आवेश क्या हो जाएगा दोनों के ऊपर जीरो। यदि किसी वस्तु पर आवेश किसी वस्तु पर जो आवेश होता है, किसी वस्तु पर आवेश जो होता है उसके वेग पर निर्भर नहीं करता है, चाहे वो आपेक्षिक वेग से चल रही हो। आपेक्षिक वेग का अर्थ है कि अगर दो वस्तुएं हैं, दोनों दो आवेशित है और एक मान लो धीमे चल रही है और एक तेज चल रही है तो इसे कहेंगे आपेक्षिक वेग। तो मान लो एक तेज चल रही है, एक आगे ओवरटेक कर रही है उसको, तो आपेक्षिक वेग भी है तो उस पर भी निर्भर नहीं करेगा। और वस्तु अगर स्थिर है, मान लो दोनों दो वस्तुएं, दो स्थिर है या एक ही वस्तु है स्थिर है या गतिमान है तो आवेश वस्तु की वेग पर निर्भर नहीं करता है, इसका अवधि देता है। और चौथा पॉइंट देखा था अपन ने कि आवेशों के बीच की दूरी क्या है, आवेशों के आकार की तुलना में अत्यधिक है तो आवेश को अपन जो है बिंदु आवेश मान के गणना करेंगे। आवेश को बिंदु आवेश मानकर गणना करेंगे तो अब आवेश की गणना भी अपन देखा था कि आवेश अगर समान है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, आवेश विपरीत है तो आकर्षण बल लगता है। तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कितना होता है इसको ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक कुलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसको कुलाम क्या विक्रमवर्ग का नियम कहते हैं। अगर दो आवेश है और अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। और अगर दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं, विपरीत प्रकृति मतलब एक धन है और एक ऋण, और समान प्रकृति का अर्थ है या तो दोनों धन होंगे या दोनों ऋण होंगे। तो अगर दोनों विपरीत प्रकृति के हैं तो उनके बीच में आकर्षण बल लगता है, दोनों समान प्रकृति के हैं तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। तो ये आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कितना होता है इसको ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक कुलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसको कुलाम का विक्रमवर्ग का नियम कहते हैं। तो कुलाम का विक्रमवर्ग का नियम अपन देखते हैं। कुलाम का विक्रमवर्ग का नियम आपके क्या है वो समझते हैं। कुलाम का विक्रमवर्ग का नियम, कुलाम का विक्रमवर्ग नियम क्या है अपन वो देखते हैं। कुलाम का विक्रमवर्ग क्या है? कुलाम का विक्रमवर्ग नियम, कुलाम का विक्रमवर्ग नियम क्या है अपन वो समझते हैं कि अगर दो बिंदु आवेश है, मान लो ये दो बिंदु आवेश है, एक को अपन ने नाम दे दिया Q1 और एक को नाम दे दिया Q2, एक को Q1 नाम दिया एक को Q2 नाम दिया, ये दोनों बिंदु आवेश है, एक को Q1 नाम दिया एक को Q2 नाम दिया, ये दो बिंदु आवेश है, एक को Q1 नाम दिया एक को Q2 नाम दिया। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो R मान ली अपन ने, दोनों के बीच की दूरी जो है अपन ने R मान ली। अगर ये दोनों आवेश समान प्रकृति के, मान लो ये भी धन है और ये भी धन है, तो इन दोनों में क्या होगा प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और अगर दोनों ऋण है तो भी समान प्रकृति के होंगे और इनमें भी क्या होगा प्रतिकर्षण होगा।
दोनों समान प्रकृति के, दोनों ऋण ऋण है या दोनों धन धन है, तो इन पर जो है क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, दोनों प्रतिकर्षण बल लगेगा। दोनों अगर समान प्रकृति के हैं तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। आवेश 1 पर 2 के कारण लगने वाला बल, और ये क्या हो गया, आवेश 2 है, दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल, दोनों की दिशा क्या है, विपरीत। ठीक है, और ये दोनों ऋण है, तब भी आवेश 1 पर आवेश 2 के कारण लगने वाला बल की दिशा ये हो गई, और आवेश 2 पर आवेश 1 के कारण लगने वाले बल की दिशा ये हो गई। और अगर मान लिया जाए कि दोनों आवेश क्या हो गए, समान प्रकृति के न होकर विपरीत प्रकृति के हो गए, दोनों में से कोई भी एक जो है वो तो प्लस है और एक क्या है, माइनस है, तो उनके बीच जो बल कार्य करेगा वो आकर्षण प्रकृति का होगा। यहाँ दोनों में प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल होगा। यहाँ दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा, आकर्षण होगा और आकर्षण बल लगेगा। अर्थात आवेश 1 पर आवेश 2 के कारण लगने वाले बल की दिशा ये हो गई, और यहाँ भी आवेश 2 पर आवेश 1 के कारण लगने वाले बल की दिशा ये होगी। आकर्षण प्रकृति का बल है, दोनों एक दूसरे की ओर खींचेंगे, कि दोनों के बीच की दूरी क्या है, r। तो इन दोनों में बल कितना लगता है, इसको ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिक कुलाम ने एक नियम का प्रतिपादन किया, जिसे कुलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं। कुलाम का नियम या कुलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम कहते हैं। कुलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम क्या है कि किन्हीं भी दो आवेश वायु या निर्वात में, निर्वात या आकाश में, वायु या निर्वात में या आकाश में, वायु या निर्वात में किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, या तो क्या होगा, दोनों के बीच में आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, अर्थात इस रेखा में लगेगा। जैसे प्रतिकर्षण हो रहा तो भी इसी रेखा के अनुदिश लग रहा है दोनों में, और आकर्षण हो रहा तो भी इसी रेखा के अनुदिश लग रहा है, अनुदिश लगता है इसी रेखा के दोनों को मिलाने वाली। अर्थात इस बल का जो परिमाण है
अगर अपन एफ मानते हैं, परिमाण जो अगर एफ मानते हैं, परिमाण अगर अपन ने एफ माना तो एफ क्या हो जाएगा, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि एफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। और दूसरा क्या हो जाएगा, एफ जो है वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहाँ पर आर नियत है, यहाँ आर नियत है, दूरी नियत है, दूरी नहीं बदलेंगे तो बल जो है दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। लेकिन यहाँ पर आवेश नियत है और दूरी अगर अपन ने नियत नहीं रखी तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यहाँ Q1 व Q2 नियत, यहाँ Q1 व Q2 नियत है, मतलब इन दोनों को अगर स्थिर रखेंगे और R को अगर चेंज करेंगे तो एक जो रहेगा R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। 1/R वर्ग को कहते हैं F के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसीलिए तो इसे व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं, कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं, क्योंकि वर्ग के अनुक्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती नहीं, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती नहीं, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एफ जो होता है 1/R वर्ग को क्या कहेंगे, व्युत्क्रमानुपाती, एफ के व्युत्क्रमानुपाती, या डायरेक्ट एफ और आर को क्या कहेंगे, एफ आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगर दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाने पर एफ जो होगा Q1 Q2 के तो क्या है, अनुक्रमानुपाती, और आर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया, आर वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। यही आपके क्या है, कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग नियम है। यहाँ से अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे, नियतांक लगाएंगे, तो नियतांक क्या होता है वो भी अपन देखेंगे अगले वीडियो में। प्लीज लाइक भी करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें।